नेता राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। राहुल लगातार बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माने आरएसएस को लेकर हमले कर रहे हैं। ताजा बयान में राहुल गांधी ने आरएसएस को एक फासीवादी माने फैशिस्ट संगठन बताया, जिसने भारत के लगभग सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने लंदन में आरएसएस की तुलना मिस्र के विवादित संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऐसा संगठन है जिसे कई देशों में आतंकी गतिविधियों में लिप्त संगठन माना जाता है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोनों के बयान और प्रतिक्रिया पहले सुन लेते हैं, देख लेते हैं। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. राहुल गांधी जी विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा सबका अपमान किया। My name is Malini Mehra. There are something more than 20 million Indians in the international diaspora. My question is raised to you as a citizen of India. I am feeling wretched about the state of my country. My father was an RSS man, proudly so. He would not recognize the country, bless his soul. For those of us who are outside of India, how can we engage? How can we re-empower our democracy? When you express yourself, what you said about your father being in the RSS and about him not recognizing our country, in this conversation itself is a very powerful thing. Because for me to say it, people might feel, he might be biased. But for you to say it, it has a totally different impact. I think by telling people the values that you stand for, the values that are Indian and that you protect, by telling everybody in the rest of the world that India needs to go back to those values, you're doing this service. So thank you. दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी जैसे आप जानते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद राहुल गांधी इंग्लैंड में कैम्ब्रिज पहुंचे, जो जहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहां वो विजिटिंग फेलो करके हैं, और वहाँ लेक्चर भी दिया। उसके साथ बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत स्पष्ट रूप से, अब ये बात ख्याल कीजिए, उन्होंने केवल खुद की बात करने के बदले लेक्चर भी दिया, लोगों से बात भी की और कई इंटरव्यूज़ भी दिए। पत्रकारों के सामने, लोगों के सामने सवाल जवाब का सिलसिला रहा। यानी जैसी एक स्वस्थ परंपरा रहती है राजनीतिक लीडर की, वो केवल अपने खुद की बात नहीं करता, बल्कि जनता से इंटरेक्ट करके उसकी बातों को सामने लाने की कोशिश करता है। और इसी दौरान राहुल गांधी ने एक तरफ तो चीन की बात की, चीन भारत की भूमि को कैसे ऑक्यूपाई करके बैठा है। दूसरा, अडानी का जो बड़ा घोटाला हुआ है उसके बारे में बात की। और तीसरा, यहाँ जो आज राजनीतिक माहौल संकुचित होता जा रहा है, यहाँ संकीर्णता बढ़ती जा रही है, जो धर्म के नाम की राजनीति मजबूत होती जा रही है, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनको उन्होंने एक अप्रत्यक्ष ढंग से सामने रखने की बात की। इनमें से कई चीज़ों की चर्चा तो भारतीय मीडिया और भारतीय कुछ चैनल्स पे हुई। खैर, गोदी मीडिया तो इन बातों के बारे में बात नहीं करेगा, वो तो उनको केवल एक नकारात्मक रोशनी में ही रखना चाहता है। पर कुछ चैनल्स ने उनके बारे में बात रखी, और उसमें से एक बात जो कम जिसको महत्व दिया गया, जो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने ये कहा कि भारत का आरएसएस जो है वो
भले ही अपने आप को राजनीतिक संगठन न कहता हो, पर इसकी तुलना इजिप्ट और दूसरे कई अरब देशों में जो एक संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड, आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की जा सकती है। अब ये बात उन्होंने आज से करीब 4 साल पहले 2019 में भी कही थी, और उस समय भी इस बात का बहुत विरोध हुआ था कि आप आरएसएस जैसे संगठन की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कैसे कर सकते हैं। उनकी बात में एक सच्चाई है कि आरएसएस के काम करने का तरीका, आरएसएस का राजनीतिक एजेंडा कुछ तौर पे मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेंडा से मिलता जुलता है। उसमें कुछ बदलाव भी है, कोई भी एक संगठन दूसरे संगठन से पूरा मेल नहीं खा सकता, पर एक जो केंद्रीय एजेंडा है उसमें काफ़ी समानता है। पहले तो ये बात याद रखना चाहिए, जैसे आरएसएस के एक प्रशिक्षित प्रचारक नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वैसे ही मुस्लिम ब्रदरहुड के एक सदस्य ने इजिप्ट के जो एक प्रेसिडेंट थे अनवर अल सादात, उनकी भी हत्या की थी। हत्या का कारण क्या था? क्योंकि अनवर अल सादात ये उदारवादी लिबरल मूल्यों पर चलते थे और उसके आधार पे कर्नल नासिर के राज्य के बाद, कर्नल नासिर के प्रेसिडेंटशिप के बाद ये इजिप्ट को एक रास्ता देना चाहते थे जो मुस्लिम ब्रदरहुड को बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो इसके कारण उसकी हत्या हुई। तो आखिर में ये मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? कई लोगों को लगेगा कि भाई मुस्लिम भाई भाई हैं, ये बात नहीं है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड एक संगठन है जो इस्लाम के नाम पे राज्य चलाने की बात करता है। और जैसे यहाँ आरएसएस हिंदू राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र चलाना चाहता है, वहाँ इजिप्ट में ख़ासतौर से संगठन मजबूत है। कई अरब देशों में भी इसकी गतिविधियाँ चलती है और मुख्य रूप से ये इस्लाम के नाम वाली राजनीति को सामने रखना चाहते हैं। जैसे भारत में आरएसएस तो भारत में है, और खैर इसकी कुछ कुछ दूसरे प्रकार की ब्रांचेस अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में हैं, पर मुख्य रूप से इसका जो केंद्र बिंदु है वो भारत में है। और भारत में भी ये अभी तो इसकी पार्टी बीजेपी सत्ता में है, ये भी एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो ये दोनों बातें इनमें समान हैं। तो पहला अनवर अल सादात की हत्या, महात्मा गांधी की हत्या। दूसरा इस्लाम के नाम पे राष्ट्र बनाना या हिंदू धर्म के नाम पे राष्ट्र बनाना। तीसरा इनकी जो एक खास बात है वो ये कि ये उदारवादी मूल्यों को पश्चिमी मूल्य कहते हैं। ये उनको आधुनिक मूल्य नहीं कहते। उदारवादी मूल्य जो भारतीय संविधान का मूल आधार है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। इजिप्ट में भी मुस्लिम ब्रदरहुड इन चीज़ों का विरोध करती है कि ये तो पाश्चात्य वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, हमें किसी प्रकार का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, पाश्चात्य प्रभाव नहीं चाहिए। इसके नाम पर वो शरिया के आधार पे कुछ ऐसी दकियानुसी बातें, शरिया के नाम पर कुछ दकियानुसी बातें लगाना चाहते हैं जिसमें लोगों की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपना रास्ते का चुनाव करने की आज़ादी, उस पर एक गहरे तौर से बंधन लगाने की बात है। वैसे भारत में भी यही हो रहा है कि भारत में जो आरएसएस से जुड़े संगठन हैं वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं जिससे लोगों की जो स्वतंत्रता है, सोचने की, अभिव्यक्ति की, धर्म की स्वतंत्रता, खाने पीने की स्वतंत्रता, उन पर एक प्रकार से अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्ट बंधन लगाने की कोशिश करती है। तो खैर और भी बहुत सारी समानता इसमें है। एक और समानता खास तौर से है कि ये दोनों संगठन अपने आप को चैरिटी के नाम पे बढ़ाते हैं। जैसे भारत में आरएसएस के बारे में प्रचार किया जाता है कि कहीं भी कोई ट्रेजेडी हो तो आरएसएस सबसे पहले पहुंचता है, इसके कार्यकर्ता स्वयंसेवक पहले पहुंचते हैं। अब कहाँ पहुंचते हैं, कहाँ पर नहीं पहुंचते मुझे नहीं पता। कई बार खाकी हाफ पैंट्स में ये कार्यकर्ता दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों में दिखते हैं, पर हर जगह नहीं दिखते। कोरोना के दौरान तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं दिखे थे। पर वैसे ही मुस्लिम ब्रदरहुड चैरिटी का काम करता है, गरीबों के बीच में सुविधाएं प्रदान करने का, और इस प्रकार के काम वो मुस्लिम ब्रदरहुड भी वहाँ करता है।
तो ये 5-6 चीज़ें हैं जिनके आधार पे कहा जा सकता है कि इनमें कुछ समानता है। एक और भी बात याद दिला दूँ, जैसे आरएसएस की जन्मी भाजपा के आने के बाद भारत का डेमोक्रेटिक इंडेक्स, नागरिक स्वतंत्रताएं, सिटीजनशिप्स राइट्स, डेमोक्रेटिक इंडेक्स, लोकतांत्रिक जो हमारा सूचकांक है, ये लगातार गिरते जा रहा है। और यही बात आप देखेंगे, लोकतंत्र का पूरा पूरा विरोध मुस्लिम ब्रदरहुड करती है। पर हाँ, कुछ कुछ फ़र्क भी है। अब आरएसएस एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो इससे ज़्यादा सक्षम है, और इसने एक तरीका निकाला है कि अपने प्रचारकों के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग संगठन खड़े करना। आरएसएस खुद सत्ता में नहीं आएगा, पर जो पार्टी सत्ता में है वो पूरे आरएसएस के ट्रेंड प्रचारकों की है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस में फ़र्क यहाँ आता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो भी करती है खुद के नाम पे करती है, और आरएसएस के बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस वैसे नहीं है, आरएसएस के ट्रेंड प्रचारक उन संगठनों को लेके चलते हैं और वो उस एजेंडा को लागू करना चाहते हैं जो हिंदू राष्ट्र की तरफ हो। इसमें जैसे देखिए, एबीवीपी विद्यार्थियों के बीच में काम करता है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पटल पे काम करता है, विश्व हिंदू परिषद साधुओं, संतों और धर्म के नाम पे राजनीति करता है, बजरंग दल एक दूसरे प्रकार की आक्रामक राजनीति करते हैं, और वनवासी कल्याण आश्रम ये आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं। और आरएसएस अभी जैसे 95 साल से चल रहा है, तो इसने अपनी मजबूती इतनी बढ़ा ली है कि जिन मूल्यों का ये विरोध करते हैं, उन मूल्यों का गहराई रूप से तो विरोध करते हैं, पर बातचीत में ये खुद को एक उदार मतवादी बताने की कोशिश करते हैं। और ये बात मोहन भागवत के पिछले बहुत सारे बयानों में आपको दिखेगी कि कई बार वो कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में जो भटकाव आया है, भटकाव लाए गए लोग, उसमें भी उनका कुछ और इशारा है। तो वो एक बहुत क्लेवर तरीके से आज के समय के अनुसार आरएसएस को ढालना चाहते हैं। आरएसएस का एजेंडा नहीं बदलना चाहते, पर आरएसएस की जो भाषा है, ताकि वो लोगों को आकर्षक लगे, ताकि वो चुनाव के मैदान में लोगों को अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकृष्ट कर सके, ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण है। जो जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड उसमें हिंसक काम हो, समाज के अलग तबकों को डराने का काम हो, सत्ता पे आने का काम हो, वो मुस्लिम ब्रदरहुड डायरेक्टली करती है। और उसकी भाषा में उतना लचीलापन नहीं है जितना लचीलापन पिछले 20 साल से आरएसएस की भाषा में है। और ख़ास तौर से मोहन भागवत के आने के बाद लगातार वो इन मुद्दों पे बोलते रहते हैं। आजकल तो वो समलैंगिकता और दूसरी चीज़ों को भी स्वीकार करने की बात करते हैं। ये चीज़ें जो है ये मुस्लिम ब्रदरहुड में नहीं है। तो मूल रूप से राहुल गांधी ने 3-3.5 साल पहले जो बयान दिया था कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड के समान है, वो बहुत बड़े पैमाने पर सच है, पर ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच इसलिए नहीं है कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड से बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा संख्या में इसकी वृद्धि हुई, और ये अपने एजेंडा को अलग अलग तरीक़ों से समाज पे लाता है। तो ये बातों को अगर हम समझें तो हम समझ जाएंगे कि धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले जो भी संगठन हैं, उसमें मैं ये भी जोड़ दूंगा, श्रीलंका में सिंहला लोग हैं जो बुद्ध धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, म्यांमार में ऐसे लोग हैं जो बुद्ध धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, और इवन अमेरिका में क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म नाम का प्रभाव है, जो भी दकियानुसी ऑर्थोडॉक्स पुराने प्री डेमोक्रेटिक प्री इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक समाज के पहले वाले मूल्य जो जन्मजात ऊंच नीच के आधार पे होते हैं, जो समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों को समाप्त करने की बात करते हैं, महिलाओं को दुय्यम दर्जे की बात करते हैं, उस प्रकार के मूल्य क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो, मुस्लिम ब्रदरहुड हो, सिंहला का जो ये संगठन हो जो बुद्ध धर्म के नाम पे राज करता है, जिसने वहाँ बहुत सारे
हिंदुओं की प्रताड़ना की, और म्यांमार में भी जो बुद्ध धर्म के नाम पे राजनीति है वहाँ उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों पे बहुत अत्याचार किए। तो मैं ये मुख्य बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि जहाँ भी धर्म के आवरण में राजनीति की जाती है उन संगठनों में कुछ समानता होती है, और ये मुस्लिम ब्रदरहुड का एक उदाहरण है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ आरएसएस की राजनीति, आरएसएस के राजनीतिक सिद्धांत उनसे मिलते जुलते हैं। पर हाँ, फिर से इस बात को मैं दोहराता हूँ कि आरएसएस इनसे ज़्यादा चतुर संगठन है, जिसने अपना काम करने के लिए सैकड़ों दूसरे संगठनों को खड़ा किया है। तो वो अपने आप को ऑटोनोमस बोलते हैं। जैसे आरएसएस के जो मुखपत्र हैं पंचजन्य और ऑर्गेनाइज़र, यहाँ तक कि ये उनको ऑफिशियल स्पोक्स इसका नहीं माना जाता, इसका नहीं बताया जाता, पर जबकि वो हैं। ऐसे ही भाजपा और आरएसएस का संबंध, वीएचपी और आरएसएस का संबंध, एबीवीपी और आरएसएस का संबंध, ये उसी पैमाने पे आता है। और ये आरएसएस का दूसरे संगठनों से थोड़ा एक अलगाव है, जिससे इसको और ज़्यादा शक्तिशाली प्रभाव, आक्रामकता समाज में ये कर सकती है। तो दोस्तों, मैं इस बात के लिए, इसको ख़ास तौर से इस बात के लिए लिया कि आरएसएस का विश्लेषण बहुत लोगों ने किया है, और राहुल गांधी इस विश्लेषण को स्पष्ट रूप से बताते हैं। पर उसमें मैं केवल इतना ही जोड़ना चाहता हूँ कि आरएसएस की जो तुलना है वो उनसे बड़े पैमाने पर की जा सकती है, और उनके कार्य करने के तरीके में थोड़ा मतभेद है। इस बात को हम समझें, और ऐसे प्रकार की राजनीति हमारे लोकतंत्र को समाप्त करेगी, हमारे देश को प्रगति करने में मदद नहीं मिलेगी, हमारे देश का जो बंधुत्व है, फ्रेटर्निटी है, उसको ये तोड़ेगी। इसलिए इस प्रकार की वार्निंग्स हमने लेकर इस प्रकार के संगठनों की मदद नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।